जय हिंद। चलिए कंप्यूटर की क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर में हम देख रहे थे सीजी व्यापम की तैयारी के लिए कंप्यूटर को कैसे पढ़ा जाए, जिसमें हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज देख रहे थे, अर्थात पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अगर सीजी व्यापम के एग्जाम की बात की जाए तो 150 में लगभग 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं और ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने लायक तैयार किया जा सकता है। ये वो विषय है आपका कंप्यूटर की तैयारी की। अगर हम बात करें तो पहले भी मैंने आपको समझाया है कि कंप्यूटर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन 20 में पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और ये पुराने क्वेश्चन या तो 2-3 क्वेश्चन मिल के आएंगे या तो ऑप्शन से बनेंगे क्वेश्चन। इसीलिए कंप्यूटर में सबसे पहले तो आपको थ्योरी पूरा तैयार करना है, कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। उसके लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है कंप्यूटर का, जिसकी फीस मात्र 499 रुपए। आप कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा पुराने क्वेश्चन आपको जहां से भी मिले वो पुराने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं ढेर सारे, और कंप्यूटर के पुराने क्वेश्चन ऐसे पढ़ने हैं कि क्वेश्चन उसका आंसर और जो ऑप्शन है वो भी किस स्टेटमेंट के आंसर हो सकते हैं, ये भी हमें समझना है। तो हम एमसीक्यू की जो ये सीरीज है हमारी, इसी प्रकार हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके जितने ऑप्शन है उसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते जाए। इस प्रकार से हम एमसीक्यू को देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सकार एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आप ये क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सकार एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि सकार एकेडमी में छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी के लिए, जैसे आने वाली पोस्ट, हॉस्टल वार्डन, संयुक्त भर्ती, ईडीईओ, आरआई, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 4,999 है। 600 प्लस घंटे के वीडियो लेक्चर इसमें मिलेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम जैसे एडीओ जिसमें जीएस से संबंधित थोड़ा अतिरिक्त सिलेबस रहेगा वो भी इसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। बहुत सारे कंप्यूटर के एमसीक्यूज हम देख चुके थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए बहुत हुआ तो क्या है, रिपीट हो जाएगा, हम रिपीट करके देख लेंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके थे। चलिए यहां से हम देखते हैं, यहां से शायद हम नहीं देखते थे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है। अब ये हिंदी इतना खतरनाक लिखा हुआ है, इसीलिए इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश तरफ देखिएगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, और याद रखना है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वो एक वायरस होता है। सेल्फ रेप्लिकेट करना मतलब खुद की कॉपी बना के फैलाना, ये सेल्फ रेप्लिकेशन कहलाता है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम हमारा होता है वर्म। ये वर्म लिख दिया है, एक्चुअल में ये क्या है आपका, वर्म। क्लियर। की लॉगर की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, क्रैकर की हम बात करें तो क्रैकर कहने का मतलब, आप जनरली सॉफ्टवेयर में ये वर्ड यूज करोगे क्रैकर। ठीक है, क्रैक कहने का मतलब ये होता है किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना। सर वो तो हम भी समझ रहे हैं, क्रैक करना टेक्निकली समझते हैं क्या होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो उस कंपनी के द्वारा बनाया गया है उससे जुड़ा रहता है। जैसे कि फेसबुक आपके मोबाइल में है, व्हाट्सएप आपके मोबाइल में है, वो फेसबुक कंपनी और व्हाट्सएप कंपनी से जुड़ा हुआ है। जैसे वीएलसी प्लेयर आपके मोबाइल में है, वीएलसी प्लेयर अपनी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो जब भी उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस होगा ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, भैया फेसबुक को अपडेट करना है, वीएलसी प्लेयर को अपडेट करना है। क्लियर। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर दिया जाए तो उसका कनेक्शन उसकी कंपनी से कट जाता है, यानी वो कंपनी अब उस सॉफ्टवेयर में निगरानी नहीं रख सकती। कुछ नया अपडेशन यदि आएगा तो कंपनी वो नया अपडेट
नहीं देगी, आपको नया अपडेट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि अगर एंटीवायरस आप यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस 1 साल 3 साल की वैलिडिटी के लिए जनरली परचेज किया जाता है, तो 1 साल के बाद भी अगर एंटीवायरस चलते रहे तो एंटीवायरस कंपनी का नुकसान है, क्योंकि भैया उसको तो पैसा चाहिए, रिन्यूअल चाहिए उसको। तो क्या होता है, कंपनी उसको ट्रैक करती रहती है कि जैसे ही 1 साल खत्म होगा वो सिक्योरिटी फीचर बंद कर देगी, आप अगला पैसा दो, पे करो, तब आपका वो अगला सिक्योरिटी फीचर अगले समय के लिए शुरू होगा। लेकिन अगर एंटीवायरस को क्रैक कर दिया जाए तो कंपनी निगरानी नहीं रख सकती, कंपनी के हिसाब से बंद हो गया है, लेकिन उसके सारे फीचर आपके कंप्यूटर में चलते रहेंगे। तो ये कहलाता है आपका क्रैकिंग करना। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का मतलब यही है कि उसका उसके पेरेंट कंपनी या ओनर कंपनी जिसने भी सॉफ्टवेयर को बनाया है उससे उसका कनेक्शन काट देना, यानी बनाने वाला अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जैसे भाई सकार एकेडमी का एप्लीकेशन है, आप जिसमें ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल है आपके वीडियो एक्सेस पे, आप कितना वीडियो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, कौन कौन सी वीडियो में आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, या कौन से नोट्स में या टेस्ट में आपको रिस्ट्रिक्ट करना है या अलाउ करना है, ये सारी अथॉरिटी हमारे पास है अलाउ करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह आपको रोक दे तो रोक देंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हमारा आपसे ऑथराइजेशन खत्म हो जाए। 1 साल वैलिडिटी का जो व्यापम का कोर्स है, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं एग्जाम देते रहूं तब तक मेरे को वैलिडिटी मिलते रहे, लेकिन मेरे को अगले साल की फीस नहीं देना है। 1 साल की जो फीस दिया हूं वही मेरा लाइफ टाइम चलते रहे, तो मैं क्या करूंगा, क्रैक करूंगा। सकार एकेडमी के सर्वर से सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन का कनेक्शन कट जाएगा, फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम सिखा नहीं रहे कि ऐसा करना, हम क्रैकिंग का मतलब बता रहे हैं। स्पैम मतलब क्या होता है, स्पैम जनरली ईमेल में एक फोल्डर होता है, कोई भी ईमेल जो ईमेल कंपनी को लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसे जिस फोल्डर में रखा जाता है वो स्पैम कहलाता है। याद रहेगा स्पैम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही हम सारे ऑप्शन को समझते जाएंगे। थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि एक क्वेश्चन में हम इतना समय दे रहे हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हैं, 4-4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ देखना है, ये नहीं सोचना है भाई अगर मैं केवल आंसर बताऊं और आंसर को समझाऊं, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं मैं 10 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको समझा दूं। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है इस वीडियो को बनाने का। मेरा उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर के फैक्ट कवर कर सके, और इसी फैक्ट पर आधारित मैं कंप्यूटर की बुक पब्लिश करने वाला हूं, जिसमें थोड़ा सा समय है, लेकिन हाँ आने वाले आपके व्यापम के एग्जाम के पहले आ जाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कुछ बेहतर करने का, देखते हैं। खैर, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग। बिल्कुल इसे रट लेंगे, ठीक है। सीडी रोम में या डीवीडी रोम में या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क एचवीडी सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस कहलाता है। इसमें कुछ भी कॉपी करना कहलाता है बर्निंग। अब बर्निंग मतलब जलाना होता है। जी हाँ, क्या होता है सीडी डीवीडी में लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू वाकई में बर्न किया जाता है। वाकई में लेजर के द्वारा उसमें जो डेटा हम इनपुट करते हैं या कॉपी करते हैं या डालते हैं, वो एक प्रकार का बर्निंग प्रोसेस ही होता है, इसीलिए उसे बर्निंग कहा जाता है। ठीक। जिपिंग, जिपिंग क्या है, जिप, जिप जैसे कि होता है हमारा बैग वैग का जिप बंद कर दिए, खोले। जनरली बैग का कॉन्सेप्ट क्या है, हम ढेर सारी चीज बैग में डालते हैं और जिप लगा दिए तो लॉक हो गया। कोई भी बड़ी चीज हम एक बैग में डाले, एक जगह पॉकेट में डाले, जिप लगा दिए तो लॉक हो गया। जिप क्या कर रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को एक जगह रख रहा है, जिप लगा दिए लॉक। यही फंडा है जिप का। वही फंडा कंप्यूटर में काम करता है कि बड़ी बड़ी फाइल को कंप्रेस करके छोटे जगह छोटे साइज में स्टोर करना एक साथ और बंद कर देना, वही कहलाता है जिपिंग। क्लियर। आम भाषा में आप समझिए कि कंप्रेस्ड फाइल मतलब जिप फाइल। जिप फाइल का आपको कुछ एग्जांपल दिखेगा, डॉट रार फाइल ऐसा कुछ दिखेगा, डॉट जिप फाइल, ठीक है। विन जिप सॉफ्टवेयर होगा इसको खोलने के लिए, विन रार सॉफ्टवेयर होगा इसको खोलने के लिए। तो जब भी आप मेल से कुछ डाउनलोड करते हैं, तो जैसे ही आप मेल से कुछ यदि 5-6 फाइल एक साथ डाउनलोड कर रहे हैं एक बार में, डाउनलोड ऑल अटैचमेंट ऐसा लिखाया हुआ है, तो वो जिप फाइल के फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। फिर जिप फाइल को आपको अनजिप करना पड़ता है, जिसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। पहले तो जिप कर दिए, जिप कहने का मतलब क्या है भाई, छोटा करके एक जगह उसे सेव कर दिए, वो जिप कहलाएगा। फिर दूसरा होता है अनजिप करना,
अनजिप करना, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना। ठीक, जितनी भी अंदर फाइल है उसको बाहर एक्चुअल फोल्डर, जो पीले रंग का आपको ऐसा फोल्डर का सिंबल दिखाई देता है, ऐसा बना के लेके आ जाता है। क्लियर हो रहा है? जिपिंग अनजिपिंग मतलब क्या होता है? कंप्रेस करके एक फोल्डर में डालना जिपिंग है, उसे बाहर निकालना अनजिप या एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक, डिजिटाइजिंग तो क्लियर है, 0 1 में कन्वर्ट करना डिजिटाइजिंग है। रिपिंग, रिपिंग नया वर्ड होगा आपके लिए। रिपिंग क्या है? कोई भी वीडियो के प्रिंट को काट कर एक सीडी डीवीडी में डालना, ये रिपिंग कहलाता है। ये आपको कहां दिखेगा? ये जनरली आप जब मूवी डाउनलोड करते हैं तो ब्लू रे रिप, एच डी रिप, वेब रिप दिखता है कि नहीं? प्री डीवीडी रिप, ये सब दिखता है ना? तो ये क्या है? प्री डीवीडी रिप क्या है कि मूवी की डीवीडी के लॉन्च होने के पहले का प्रिंट है। ब्लू रे रिप क्या है कि मूवी जो है ब्लू रे फॉर्मेट में लॉन्च हो गई है, उसका ये रिप है। वहां से उसे काट के निकाला गया है। ठीक, ओरिजिनल वो पूरा नहीं है, वहां से काट के निकाला गया है। काटेंगे क्या? शुरू आखिरी का 10-10 सेकंड भी काट दिए तो वो रिप कहलाता है। तो वीडियो फाइल को काट के अलग करना या दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? रिपिंग कहलाएगा। सभी नए नए वर्ड्स है ना, ऐसे ही हम सारे ऑप्शन को कवर करते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बूले, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलेरिथ। तो याद रखना है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। इसे ही कंप्यूटर माना गया है और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। और इसीलिए इनका देश भी आया था एग्जाम में, तो वो भी याद रखो कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड। याद रहेगा चार्ल्स बेबेज। ठीक, तो ये याद रखेंगे। देखिए ब्लेस पास्कल जो है, इन्होंने पास्कलाइन कंप्यूटर बनाया था। पास्कलाइन कंप्यूटर जो था वो पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था। मैंने मेरे कोर्स के अंतर्गत बताया है, जो कोर्स के विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। ये सारे नाम मैंने बताए हैं, जॉर्ज बुले नहीं बताया है। जॉर्ज बुले काम कभी नहीं है। पर हरमन हॉलरिथ, ब्लेस पास्कल और चार्ल्स बेबेज। हरमन हॉलरिथ क्या है भैया? हरमन हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। ठीक है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर इन्होंने डिजाइन किया था, हरमन हॉलरिथ ने। आईबीएम, आईबीएम के साथ मिलकर बनाया, तो मैंने बताया अमेरिका के हैं ये। ठीक, तो कंप्यूटर के इतिहास से क्या है ना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, ये रटने वाले क्वेश्चन है। ये फैक्ट जितने हो सकते हैं मैंने बता दिए हैं कोर्स के अंतर्गत। और पटवारी के कंप्यूटर के क्रैश कोर्स के लाइव क्रैश कोर्स जो फ्री था उस दौरान भी मैंने बताया है। आप प्ले लिस्ट में चैनल सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब नाम। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैग्नेटिक टेप है। हालांकि फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार का मैग्नेटिक टेप ही होता है, लेकिन एक्चुअल सिक्वेंशियल एक्सेस कहाँ होगा आपका? मैग्नेटिक टेप में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सेस क्या होता है। मेमोरी जो एक्सेस हम करते हैं, एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस और तीसरा होता है रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस कहने का मतलब ये है कि उस मेमोरी फाइल को हम लाइन से एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि आपकी बुक है, पेज 1 to 100, 1 से 100 तक का पेज है, और आपको अगर 90 नंबर के पेज में भी जाना है तो आप 1 से लेके 89 पेज तक पहले जाओगे, पढ़ोगे, तब आप 90 पे पहुंचोगे। ये कहलाएगा सिक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस, आप सीधा 90 नंबर का पेज खोलोगे, ये डायरेक्ट एक्सेस कहलाता है। और रैंडम एक्सेस, आप कुछ भी पेज ऐसा खोलते रहोगे, जहां 90 मिल गया, हाँ भैया हमारा फाइल मिल गया, ये कहलाता है रैंडम एक्सेस। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, वहां डेटा कहीं टेबल में स्टोर है, उसे यदि हमें उठाना है तो टेबल के पहले से लेके उस फाइल के पहुंचने तक जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक, और यदि डायरेक्ट जाएंगे तो कम समय लगेगा।
इसीलिए हमारा मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी डीवीडी, इवन फ्लॉपी डिस्क सभी डायरेक्ट एक्सेस होता है। जहां पे फाइल है सीधा उसे उठाएगा, इसीलिए एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। पर मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप का बेस्ट एग्जांपल जो आपने अपने जीवन में देखा है वो है कैसेट टेप रिकॉर्डर। याद आ रहा है पुराने जमाने में कैसेट में जो गाने सुनते थे? अगर आपको 8वां गाना सुनना है, 10 गाने आपके कैसेट में है, 8वां गाना सुनना है तो पहले से लेके 7 गाने तक फॉरवर्ड करना पड़ता था, तब 8वां गाना आपका प्ले होता था। ठीक है। और जब सीडी और यूएसबी आया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आया यूएसबी, तो जैसे ही सीडी आया तो आपको 8वां गाना प्ले करना है, आप सीधा 8वां नंबर दबाते थे, आपका 8वां गाना प्ले हो जाता था। तो एक्सेस टाइम कम हो गया क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। समझ आया एक्सेस? चलो आगे चलते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है व्यापम में जो आंसर लिए गए हैं सभी 100% सही है, 1 से 2% गलत होते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं मैं भगवान हूं और मुझसे गलती नहीं हो सकती। तो ऐसा हमारे साथ नहीं है कि कभी कभार हमको लगता है हम ही भगवान है। ठीक है, तो हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। हो सकती है गलती कभी हो, आप कमेंट करके बिल्कुल बेझिझक फीडबैक बताएं। ठीक है, मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है, हालांकि 99.9% एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का, बस ये एक लाइन याद रखो। उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग या बड़ी प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आपका प्लॉटर। डॉट गुणवत्ता हो ही नहीं सकता है, डॉट 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 प्रिंट होता है रेलवे का आपका टिकट। वैसे ही लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या आपका प्लॉटर। कंफ्यूज होगा साथ में लेजर प्रिंटर यदि आपको दे देगा तो उसमें भी याद रखना है, क्वेश्चन है पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको कि प्लॉटर और लेजर दोनों रहेगा तो उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट आपका हमेशा क्या कहलाएगा? प्लॉटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो भैया देखो साइट ही कहलाता है वेब पेज, साइट ही वेब पेज कहलाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लिंक, उस साइट का लिंक जो लिखाया रहता है http://www.google.in, ये कहलाता है लिंक। तो ये तो क्या है भाई, पेज को दिखाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, ये तो एक टेक्स्ट हुआ जो लिखा रहा है। होस्ट, होस्ट कहने का मतलब सकार एकेडमी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप खोल रहे हैं तो वो होस्ट हम है वहां पे होस्ट। ठीक है, और गेस्ट जो आपने अपनी आईडी बनाई है वो आप गेस्ट हैं, बाकी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यानी हम एक होस्ट है। कोई भी गूगल की वेबसाइट आप खोलोगे तो गूगल होस्ट है, पर वहां पे आप ईमेल आईडी अपनी बनाओगे, अपने आप अकाउंट बनाओगे तो आप वहां गेस्ट कहलाओगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका ब्राउजर। ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, यूसी ब्राउजर एकदम वर्ल्ड फेमस जो इंडिया में बैन हो गया है, और गूगल क्रोम। ठीक है, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर में ही हम इंटरनेट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रक्रिया बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ठीक है, अपलोडिंग कहने का मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से किसी वेब के सर्वर में चीज को डालना अपलोडिंग कहलाएगा। अपलोड कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं लोड, डाउनलोड यानी लोड को नीचे ला रहे हैं, मतलब फाइल को अपने सिस्टम में डालना, वो डाउनलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फॉरवर्डिंग। देखिए फॉरवर्डिंग फाइल के लिए नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, फॉरवर्डिंग आपका मेल भेजने के लिए यूज होगा। तो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया आपकी फॉरवर्डिंग भी हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एफटीपी, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम ही है क्या कि कंप्यूटर में या नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में
फाइल को ट्रांसफर करना, ले जाना, इसीलिए इसका नाम रखा गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर होगा क्या? एफटीपी। समझ में आया? अब यहां थोड़ा सा और समझते हैं एफटीपी क्या कर रहा है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है या जो प्रोटोकॉल है वो कहला रहा है आपका एफटीपी। तो एफटीपी में होता क्या है, एक सिस्टम से, जैसे कि ये एक सिस्टम है, मान लो सिस्टम ए है, सिस्टम ए से सिस्टम बी में फाइल को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जो सिस्टम ए फाइल को भेज रहा है ये कहलाएगा अपलोडिंग। ये क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। और सिस्टम बी जो फाइल को ले रहा है ये कहलाएगा आपका डाउनलोडिंग। एफटीपी के अंतर्गत ये होगा ना। बात समझ में आ रही है? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग क्या है कि कहीं मैंने फाइल को भेजी तो मैंने अपलोड किया, कहीं से मैं फाइल ले रहा हूं तो मैंने फाइल को डाउनलोड किया। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर खालिस्तान के अंतर्गत आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, आईपी एड्रेस नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। अब भी पिछले कहीं क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है और ब्राउजर के उदाहरण बताए थे, उसमें से एक था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसीलिए पुराने क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है? ब्राउजर के अंतर्गत आता है। ब्राउजर का एक उदाहरण है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वैसे ही मोजिला फायरफॉक्स, वैसे ही गूगल क्रोम, वैसे ही ओपेरा, बहुत सारे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं, जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरेक्शन उपलब्ध कराता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कार्य कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सॉफ्टवेयर ना, हार्डवेयर प्रोसेसर है। ये नहीं सोचना है कि सर प्रोसेसर तो प्रोसेसर है जो पूरा कंट्रोल करता है, हाँ, पर सॉफ्टवेयर है जो उससे करवाता है। प्रोसेसर बंद रहेगा तो उसका दिमाग नहीं है कि वो अपने आप को ऑन कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑन करता है, तब फिर प्रोसेसर का दिमाग चलता है। ठीक है, कंपाइलर की हम बात करें तो कंपाइलर क्या है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का एक सॉफ्टवेयर है, वही क्या कहलाता है? हमारा कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को करता है। फर्क यह है कि कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देगा, इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट वाइज करेगा। ये भी क्वेश्चन दिखेगा आगे जो मैं अभी समझाया हूं, इसीलिए समझते चलना है, बढ़िया से सुनते चलना है। नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये फैक्ट मैं मेरे कोर्स के अंतर्गत बता चुका हूं। 90% फैक्ट मैंने मेरे कोर्स के अंतर्गत बता दिए। कंप्यूटर में यदि 20 क्वेश्चन आ रहा है तो केवल कोर्स पढ़ने से आपसे आराम से 15-16 क्वेश्चन बन जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन जो है थोड़े उटपटांग या अलग होते हैं, उसी के लिए पुराने भी कवर कर रहे हैं, नया करंट भी देखते चलेंगे। 20 में 17-18 क्वेश्चन कंप्यूटर में शुद्ध बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस तो पता ही है, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस जो रहेगा आपका कुछ इस प्रकार का रहता है, 192.168.1.1 ऐसा। ये भी 3-3 डिजिट का आपका हो सकता है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक, आईपी एड्रेस कहने का मतलब इंटरनेट में आपके कंप्यूटर का एड्रेस, वही आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक, चलिए चलते हैं। आगे जाने के पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि आप सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सकार एकेडमी में सीजी व्यापम का लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपए है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपका पूरा इंडियन जीएस, सीजी जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, लैंग्वेज सभी कंप्लीट मिलेगा। और जो जो वीडियोस नए बनते जाएंगे वो भी आपके कोर्स में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, लगभग 600 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे, जो पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर का कोर्स रेडी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप सेपरेट तौर पे मैथ्स रीजनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 999 रुपए है। ठीक है, आप सेपरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मैथ्स रीजनिंग का, सेपरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर का, जिसकी फीस 499 है। इसके साथ ही आप सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी सेपरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 2,500 रुपए है। स्पेशल लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, तो आपको यदि रिवीजन करना है तो 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी।
550 प्लस प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर इसमें आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर के लिए ऑफलाइन आपकी रिवीजन क्लास शुरू होगी प्री की, नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज शायद रिपीट हुआ है, हम इसे देख चुके हैं। जिपिंग, रिपिंग, डिजिटाइजिंग क्या है हम इसे समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्न में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? किलोबाइट सबसे छोटा पहला नंबर, दूसरा मेगाबाइट, तीसरा आपका गीगाबाइट, चौथा है टेराबाइट। इसीलिए सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट। टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, यंटोबाइट, ब्रोटोबाइट, जियोबाइट। जियोप तक है पूरा, आखिरी है जियोप। केबी से शुरू होता है, केबी भी नहीं, बिट से शुरू होता है। 1 बिट, ट्यूनिबल, 1 बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट। ठीक, एक्साबाइट के बाद पेटाबाइट, जेटाबाइट, योंटो, जियो, ब्रोंटो, सॉरी ब्रोंटो, जियो, अरे बहुत सारा है। ठीक है, आखिरी जियोप है ऐसा याद रखना। और आपसे एग्जाम में पूछा तो टेरा एक्सा तक ही पूछे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना मैकेनिकल दबाव के बनता है? पेज प्रिंटर। ऐसा लग रहा होगा लेजर प्रिंटर की बात हो रही है, पर नहीं। और आगे पढ़ो। लाइन प्रिंटर, लाइन में दबाव लगता है। हाँ। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट तो नाम ही है जिसमें दबाव लगता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रिंटर अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के होता है? तो वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वही डेफिनेशन है उसका। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें कोई ना कोई स्ट्रोक होगा, मैकेनिकल दबाव होगा, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट जिसमें नहीं होगा। बनेगा। चलिए देखते हैं। किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं? ठीक है, ये नया टर्म है आपके लिए, ध्यान रखना है। सॉलिड फॉन्ट। ठीक है, सॉलिड फॉन्ट मतलब जो स्ट्रोक करने वाला फॉन्ट है वो आपका मेटल का बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका टाइप राइटर, उसमें जो स्ट्रोक, रिबन में जो स्ट्रोक होता है वो सब मेटल से बना होता है, जितने भी उसमें कैरेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर होगा सॉलिड फॉन्ट। किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं? तो सॉलिड फॉन्ट। मैट्रिक्स फॉन्ट जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट कर रहा है वो है। पेज फॉन्ट जो पूरे पेज प्रिंट हो रहा है। पैराग्राफ फॉन्ट वही है जो पेज में प्रिंट हो रहा है। तो ये अलग चीज नहीं है। इसका आंसर केवल जो समझने लायक है वो यही है आपका, क्या? सॉलिड फॉन्ट। बनेगा। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग खाली स्थान को संकुचित करने के लिए होता है। संकुचित यानी कंप्रेस करना। जॉइंट, ये है आपका फुल फॉर्म है जॉइंट। जे पी फोटोग्राफिक, ई एक्सपर्ट, और जी से है ग्रुप। जेपीईजी। और जेपीईजी हमेशा आप क्या देख रहे हो, फॉर्म वॉर्म तो भर ही रहे हो। ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। काय के लिए होता है? पिक्चर, सॉरी पिक्चर नहीं, इमेज। एक्चुअल आंसर है इसका क्या? इमेज। ठीक है, काय के लिए रहेगा? इमेज के लिए। पिक्चर, पिक्चर आपका क्या है? पिक्चर को मूवी के टर्म में भी यूज किया जाता है, इसीलिए पिक्चर यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इमेज। ठीक है, तो जेपीईजी क्या है? ये बहुत सारे पिक्चर का समूह होता है जिससे एक पिक्चर बनती है। बेसिकली ये एक इमेज का फॉर्मेट। ठीक है, जैसे जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी, टीआईएफ, जीआईएफ और बीएमपी, ये सब क्या है आपके इमेज के फॉर्मेट है। ठीक, तो इसका आंसर होगा खालिस्तान के उपयोग करने के लिए होता है तो इमेज। ठीक है, फिर अगला लिखा है, मल्टीमीडिया का एक दोष है, यानी मल्टीमीडिया की एक खराबी है, कॉस्ट, यूजेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, रिलेटिविटी। भाई मल्टीमीडिया, एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। रिलेटिविटी कहने का मतलब सापेक्षता। ठीक है, मल्टीमीडिया किसी ना किसी को रिलेट करके ही बनाया जा रहा है, चाहे वीडियो ये बनाया जा रहा है, किसी चीज को हम रिलेट करके बना रहे हैं, तो ये तो इसकी खासियत हुई, दोस्त तो हुआ नहीं।
एडेप्टिबिलिटी सीधी सी बात है, मल्टीमीडिया बनाया है। मल्टीमीडिया कहने का मतलब ऑडियो वीडियो इमेज, यही मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो इमेज ग्राफिक जो भी दिख रहा है वो मल्टीमीडिया है। तो एडेप्टिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आप उस मल्टीमीडिया फाइल को देख के कुछ सीखे, कुछ अपनाए, इसीलिए तो उसे बनाया जा रहा है। उसका उद्देश्य तो यही है। एडेप्टिबिलिटी इसका दोष तो नहीं होगा। यूजेबिलिटी बहुत सारे यूज है उसके, ये भी दोष नहीं है। हाँ, मल्टीमीडिया को बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। इतना बड़ा पैनल, ठीक है, माइक, स्पेशल कैमरा, नेट और बहुत सारी चीजें, फिर आपके एंड से भी खर्चा, रिचार्ज जियो का, इंटरनेट का, मोबाइल, है कि नहीं ये सब खर्चा। तो कॉस्ट, तो मल्टीमीडिया का एक दोष है, वो है कॉस्ट। ये किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दोष काम करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज जनरली महंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने लिखा हुआ है। ठीक है, डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। ये है आपका ट्रोजन हॉर्स। याद रहेगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में ये याद रखेंगे, सबसे खतरनाक वायरस है। ठीक है, ये आपके विभिन्न प्रकार के एंटीवायरस को और सॉफ्टवेयर को चलाना बंद कर देता है। चुपचाप आपके सिस्टम में रहता है और आपकी जासूसी भी करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट का नाटक करता है, आप जैसे कि वीएलसी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और किसी फर्जी वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया, आप तो वीएलसी इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स वहां गलती से इंस्टॉल हो जाएगा। ये सभी प्रकार के वायरस हैं, ठीक, और उसमें ट्रोजन हॉर्स है इसका आंसर, और ये सबसे खतरनाक वायरस, याद रहेगा। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में याद रखेंगे। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम है वैक्सीन, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पैम। तो भाई देखिए, एंटीवायरस की बात कर रहे हैं तो ट्रोजन हॉर्स तो एक वायरस है, वॉर्म भी एक प्रकार का वायरस है, स्पैम वो फोल्डर है जिसमें सिस्टम को, एंटीवायरस को लगता है कोई खतरनाक फाइल है, यानी वायरस है समझ लो, तो वहां उस फोल्डर में जा रही, वो स्पैम है। तो बचा ऑप्शन आपका वैक्सीन है। हालांकि पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर एंटीवायरस को मैंने वैक्सीन तो नहीं कहा है, नहीं मुझे किसी पढ़ाने वाले को मैंने कंप्यूटर एंटीवायरस को वैक्सीन कहते हुए सुना है। ठीक है, इवन आप भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, तो कंप्यूटर एंटीवायरस को वैक्सीन बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सुना होगा। पर अब क्वेश्चन है, व्यापम का है, महान है व्यापम, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लॉजिकली दिमाग लगा के आंसर देना है, बनेगा। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। वेब क्राउलर को खालिस्तान में कहते हैं, मैंने बताया है बहुत पहले वीडियो में, ऐसी पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के दौरान देखो रिपीट हो रहा है। वेब क्राउलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, वेब क्राउलर को वेब स्पाइडर भी कहते हैं। लिंक डायरेक्टरी कहने का मतलब जहां उस वेबसाइट के लिंक ढेर सारे स्टोर है, वो लिंक डायरेक्टरी है। वेब मैनेजर कहने का मतलब ये वेब क्लाइंट ही है, जो वेबसाइट ढूंढ रहा है और आपको दिखा रहा है, पहले की वीडियो में हमने सीखा। सर्च ऑप्टिमाइजर कहने का मतलब वही जो सर्च है उसे ऑप्टिमाइज करना, अर्थात कुछ कीवर्ड के अकॉर्डिंग स्पेशल सर्च को दिखाना। जैसे कि मैं चाहता हूं कि गूगल में जब भी सीजीपीएससी लिखा जाए तो सकार एकेडमी का एप्लीकेशन ही पहले दिखे, सकार एकेडमी का पेज ही पहले दिखे, जैसे ही सीजीपीएससी लिखा जाए, ये कहलाता है सर्च ऑप्टिमाइजेशन। कोई इसे फ्री में करता है और गूगल जैसी बड़ी कंपनी इसके लिए कॉस्टिंग करती है, पैसे लेती है। ठीक है, इसीलिए आप जब भी लिखोगे, सपोज एसी सर्च कर रहे हो या मोबाइल, तो बड़ी बड़ी वेबसाइट पहले दिखेगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट है ये पहले दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये गूगल को पैसे दे रही है। कोई कहीं भी मोबाइल सर्च करे, तू पहले मोबाइल का कंपनी मत दिखाना, पहले हमारा दिखाना। तो मोबाइल की कंपनी भी क्या करती है, पैसा देती है कि भैया तुम उनको मत दिखाओ, हमको दिखाओ। तो जो ज्यादा पैसा देता है वो पहले दिखता है। जैसे आपको अगर यकीन ना हो, आप प्ले स्टोर खोलिए और प्ले स्टोर में सीजीपीएससी लिखिए, तो आपको बायजूस और अन अकेडमी की वीडियो पहले दिखेगी।
ऐप पहले दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टैग में, सर्च में, मतलब ये जो ऑप्टिमाइज करने का तरीका है, सर्च को ऑप्टिमाइज करके रखा है। कैसे ऑप्टिमाइज करके रखा है कि कोई भी स्टेट का कहीं भी कोर्स सर्च करे तो उसको अनअकैडमी, बायजू, वेदांतु, ये सब इन लोग पहले दिखे। बात समझ में आ रही है? अब उसके लिए बड़ा बड़ा बजट, अब गूगल जैसी कंपनी को पे कर रहे हैं, मतलब छोटा मोटा पेमेंट तो नहीं होगा ना, पेमेंट बड़ा ही होगा। तो ऐसा जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज आपको करते दिखेंगी। सकार एकेडमी फिलहाल नहीं दिखेगा, वक्त आएगा दिखेगा वो भी। खैर, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीपीयू द्वारा संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मास मेमोरी, प्रोम, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो देखिए, इंटरनल मेमोरी ही आपका क्या है, प्रोम कहलाता है। इसलिए आपका आंसर इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम, रोम का ही प्रकार है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम, और पी रोम में क्या होता है, जो प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होना है जिसे हम बदल नहीं सकते, वो रहता है आपका रोम, पी रोम में। डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी अर्थात रैम। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मास मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी की ही बात कर रहा है। ठीक है, अगला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की, ये पहले के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं, जो है F7। F7 से स्पेलिंग चेक की जाती है। बनेगा, बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, तो ये ढेर सारे क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखे। आगे आने वाली क्लास में हम और ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कवर कराऊंगा। आप सकार एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं का भी फायदा उठा सकते हैं। सुबह 7 बजे सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम के लिए पृथक ऑफलाइन कक्षाएं क्लासरूम प्रोग्राम में चल रही है। मैं अभी ऑफलाइन कक्षा से ही लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा अभी। ठीक, इसके अलावा सीजीपीएससी मेंस के लिए आप शाम के 5 बजे सकार एकेडमी में ऑफलाइन कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में मैथमेटिक्स रीजनिंग की तैयारी के लिए सुबह 8:45 बजे से सेपरेट मैथमेटिक्स की ऑफलाइन क्लास चलती है। और हमारे सभी कोर्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर तो उपलब्ध ही है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो किसी कोर्स में रजिस्टर्ड हो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। हम क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट मतलब दिखने में नहीं, कंटेंट जो हम बता रहे हैं, जो एग्जाम में आप टिक करेंगे या जो एग्जाम में आप लिखेंगे। दिखावा करना बहुत ज्यादा उद्देश्य हमारा नहीं रहता है, आपको भी पता है, और आपका भी ध्यान दिखावे में नहीं होना चाहिए। अपनी अकल लगाइए, दिखावे में ना जाइए। ठीक है, काम की चीजें क्या है, काम के फैक्ट क्या है, किस एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, तैयारी उसी आधार पर होनी चाहिए। और वो हम करते हैं, अब वो हम शानदार करते हैं, अब वो हम करते रहेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को सकार एकेडमी ज्वाइन करने की सलाह दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेहनत जारी रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।